हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ी बात पहले आपके स्कूल के बारे में करेंगे। आप सब स्कूल तो जाते ही हैं। आप एक बात बताइए, आपके स्कूल में मेन डिसीजन मेकर कौन है? स्कूल में अगर कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन होता है, या आपको पिकनिक पर जाना हो, या अगर आपसे या आपके किसी दोस्त से कोई गलती हो गई हो, तो उनसे बात करना, इन सब मामलों में कौन डिसीजन लेता है? आपके स्कूल के प्रिंसिपल, या हो सकता है कुछ मामलों में आपकी क्लास टीचर, है ना? और बाकी टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो भी कुछ डिसीजंस लेते होंगे, शायद तब जब उनकी क्लास होती होगी। अगर आपके कोई एक्टिविटी टीचर हैं, चाहे डांस के हों या ड्रामा के, तो उनके फंक्शन या उनकी क्लास के सारे या ज्यादातर डिसीजंस वही लेते होंगे, है ना? जिस तरह आपका स्कूल चलता है ना, कुछ इसी तरह ही एक देश भी चलता है। आइए जानते हैं कैसे। जिस तरह एक स्कूल में अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग टीचर्स और अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं, उसी तरह एक देश की गवर्नमेंट में भी होती हैं। अब हमारे ही देश को ले लीजिए। हम सबको इतना तो पता होगा ही कि हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही आप जिस स्टेट में रहते होंगे, उस स्टेट की भी एक गवर्नमेंट होती है जो स्टेट को देखती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि गांव में पंचायत होती है जो गांव से रिलेटेड कई सारे डिसीजंस लेती है। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी भी होती है जो शहरों से रिलेटेड कई सारे डिसीजंस लेती है। तो यही सिस्टम जिससे हमारा देश चल रहा है फेडरल सिस्टम कहलाता है, और हमारी गवर्नमेंट कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट। अब आपको तो पता ही है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पावर का बंटवारा एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके बाद अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि फेडरेशन यूनिटरी गवर्नमेंट से कितनी अलग होती है। यूनिटरी सिस्टम में या तो एक ही गवर्नमेंट होती है या उस एक गवर्नमेंट के नीचे और सब यूनिट्स होती हैं। पावर एक ही गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट या उस जैसी लोकल गवर्नमेंट को वो ऑर्डर मानने ही होंगे। लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। दोनों गवर्नमेंट्स सिर्फ जनता के लिए आंसरेबल हैं। आइए हम कुछ मेन पॉइंट्स जान लेते हैं जिनसे हम फेडरलिज्म को और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है, फेडरलिज्म में गवर्नमेंट या तो दो या दो से ज्यादा लेवल्स पर काम करती हैं। दूसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्से अलग अलग लेवल्स पर उसी जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग उनका अपना अपना एरिया होता है जिसके अंडर वो काम करते हैं, जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब तो काम के एरियाज हो गए। इन एरियाज के अलावा उनका एक जियोग्राफिकल एरिया भी होता है जिसके अंदर वो काम करते हैं। जैसे एक जियोग्राफिकल एरिया हुआ कोई शहर, जैसे जयपुर, दिल्ली एटसेट्रा। इन एरियाज में गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्से काम करते हैं। तो अभी हमने दो तरह के एरियाज की बात की, एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से और दूसरा जगह के हिसाब से। इन दोनों ही तरह के एरियाज को पता है क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो एरिया जिस पर किसी का कानूनन अधिकार या राइट हो। अब ये अधिकार या राइट किसी जियोग्राफिकल लोकेशन पर भी हो सकता है और किसी सब्जेक्ट पर भी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्सों के ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही तय होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही अथॉरिटीज और गवर्नमेंट को उस एरिया को संभालने के लिए एग्जिस्टिंग सभी अधिकार दिए जाते हैं, जिनमें नॉर्मल कंडीशंस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब चौथा पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं उन्हें गवर्नमेंट का कोई भी एक हिस्सा बदल नहीं सकता। गवर्नमेंट के एक से ज्यादा हिस्सों की सहमति इसके लिए जरूरी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका अधिकार किसी एक लेवल की गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता।
इसके लिए कई लेवल्स पर सहमति बनाना जरूरी है। 5वां पॉइंट है, कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, इंटरप्रेट करे और ध्यान रखे कि उसके हिसाब से ही सभी लेवल्स की गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं या नहीं। अगर कभी ऐसा होता है कि अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट्स के बीच पावर को लेकर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो हाई कोर्ट ऐसे में अंपायर का रोल अदा करता है और तय करता है कि किसके क्या राइट्स हैं। 6th पॉइंट है, हर लेवल की गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहां से आएगा ये भी तय होता है, ताकि सभी पैसों के लिए दूसरे लेवल्स की गवर्नमेंट्स पर डिपेंडेंट ना हो। तो अब आप ये तो जान ही चुके हैं कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो ये कि देश में यूनिटी बनी रहे, और यूनिटी बने रहने के साथ साथ ही रीजनल डाइवर्सिटी भी बनी रहे। मेरे ख्याल से अब हम ये समझ चुके होंगे कि एक फेडरल सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज जो इसके लिए जरूरी है वो ये है कि सभी लेवल की गवर्नमेंट्स को ये क्लियर हो कि उनकी पावर क्या है, कितनी है, किन किन मुद्दों पर है, और दूसरे लेवल की गवर्नमेंट्स की पावर क्या है, कितनी है और किन किन मुद्दों पर है, और इस पावर को लेकर उनमें पहले से अग्रीमेंट हो। इसी के साथ इसके लिए कि पूरे देश में चीजें स्मूथली ऑपरेट हों, हर लेवल की गवर्नमेंट का एक दूसरे पर भरोसा होना भी जरूरी होता है। इन दोनों ही चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट और अग्रीमेंट, जिससे साथ मिलकर देश के लिए काम किया जा सके। अब किसके पास कितनी और किस हद तक पावर रहनी चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो है नहीं। हमारे देश की कंडीशन अलग है, किसी और देश की कंडीशन अलग हो सकती है। फेडरेशन टू फेडरेशन डिपेंड करता है कि किस लेवल की गवर्नमेंट के पास कितनी ताकत होनी चाहिए। किसी भी देश में जब गवर्नमेंट बनती है तो उसके बहुत से बेसिस होते हैं जिन पर यह तय होता है कि कोई गवर्नमेंट कौन सा सिस्टम फॉलो करेगी। इसमें वहां की पॉपुलेशन, लोगों में डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल कंडीशन जैसे कई फैक्टर्स काम करते हैं। आमतौर पर कोई भी फेडरेशन 2 तरीकों से बनती है। पहला तो ये कि कई सारी स्टेट्स साथ में आएं और मिलकर एक बड़ी यूनिट बने, जिससे कि उन सबको ताकत मिले, उनकी एक पहचान बने और सिक्योरिटी के तौर पर भी वो बेहतर कंडीशन में रहें। इस तरह से जब कोई फेडरेशन बनती है तो उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। नाम से ही आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप इसे आसानी से बताइए कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो फेडरेशन होती है जहां कई छोटी स्टेट्स मिलकर साथ आती हैं और एक बड़ी यूनिट बनाती हैं। इस तरह की फेडरेशन के एग्जाम्पल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह की फेडरेशन में यूजुअली साथ आए सभी स्टेट्स के पास बराबर ही ताकत होती है और फेडरल गवर्नमेंट भी पावरफुल होती है। दूसरा तरीका जिससे फेडरल गवर्नमेंट बनती है वो है जब कोई बड़ा देश ये तय करे कि वो अपनी पावर को एक नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांटेगा। इस तरह से बनी फेडरल गवर्नमेंट को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन उस फेडरेशन को कहा जाता है जहां कोई बड़ा देश ये तय करे कि वो अपनी पावर को नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांटेगा। इस तरह की फेडरेशन के एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इस तरह से बनी फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होती है। इस तरह की फेडरेशन में अक्सर अलग अलग गवर्नमेंट के हिस्सों के बीच भी ताकत बराबर नहीं होती। कुछ हिस्सों के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं। अब जैसा कि हमने अभी जाना ही कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, अब इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे देश को आजादी एक लंबी लड़ाई के बाद मिली, और वो भी 2 अलग अलग हिस्सों में बंटकर, भारत और पाकिस्तान में बंटकर। जैसे ही भारत आजाद हुआ वो बिल्कुल वैसे ही आजाद हुआ जैसा कि अंग्रेजों के आने के पहले था। पहले स्टेट्स के राजा हुआ करते थे, तो वही स्टेट्स उन राजाओं के हाथ में ही गए।
सबसे पहले इंडिया को इंडिया बनाने के लिए उन स्टेट्स को साथ मिलाया गया। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन यूनियन फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर ही चलती है। अभी जब हमने फेडरलिज्म की बात की तो बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने जाने, जिनसे कि फेडरलिज्म बनता है। हम उन्हीं पॉइंट्स को अब हमारे देश यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ओरिजिनली गवर्नमेंट को दो तरह से ही देखा गया था। एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसके बाद एक और लेवल पर काम करने की जरूरत महसूस हुई, यानी कि स्टेट के भी अंदर एक और लेवल, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। अब जैसा कि फेडरेशन में होता है, इन तीनों ही लेवल्स पर इन तीनों के पास अपने अपने काम और अधिकार थे। आपने भी अपने आसपास म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस देखा ही होगा, और अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत भी देखी ही होगी। म्युनिसिपैलिटी और पंचायत की बात हम अभी आगे भी करेंगे। अभी हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हैं, तो उन दोनों की पावर्स भी अलग अलग होंगी, काम भी अलग अलग होंगे। क्या कई ऐसे भी काम हैं जो दोनों ही गवर्नमेंट्स को करने होते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर दोनों में कुछ खींचतान हो? आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन अधिकारों की या पावर्स की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देता है, जिसमें सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट, यानी कि वो मुद्दे जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। अगर इन मुद्दों पर हर स्टेट अलग अलग काम करेगी तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक देश में रहते हुए भी हम सब लोग एक दूसरे से कितने अलग हो जाएंगे। उन्हें इस लिस्ट में इसलिए ही शामिल किया गया कि कुछ मुद्दे पूरे देश में एक सी इंपॉर्टेंस के होते हैं और उन्हें एक ही तरह से देखा जाना चाहिए। इन मुद्दों पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। इसके बाद दूसरी आती है स्टेट लिस्ट। इसमें वो सभी मुद्दे आते हैं जो किसी स्टेट या रीजनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। इन मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास होता है। इसके बाद तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। इसके अंदर वो मुद्दे आते हैं जो यूनियन और स्टेट दोनों के ही इंटरेस्ट के होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, शादी, अडॉप्शन और सक्सेशन। स्टेट और यूनियन दोनों ही इन मुद्दों पर लॉ बना सकती हैं, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा होता है कि दोनों ही गवर्नमेंट किसी मुद्दे पर अलग अलग राय रखती हैं, तो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाती है वही माना जाएगा। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो इन तीनों ही लिस्ट्स में नहीं आते हैं। उनका क्या होगा? उन पर कौन डिसीजन लेगा? या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम पर थे ही नहीं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो संविधान बनने के बाद आया है, तो ऐसे मुद्दों पर कौन डिसीजन लेगा? इसका जवाब है, हमारे संविधान के हिसाब से इन तीनों लिस्ट्स के अलावा जो मुद्दे हैं उन पर डिसीजन लेने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को है। अब यहां तक हमें कौन सी गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, इसकी ठीक ठाक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ये तो हमें समझ में आ ही गया कि यूनियन या सेंटर के पास स्टेट से ज्यादा पावर होती है। लेकिन क्या सभी स्टेट्स के पास बराबर ही पावर होती है, या उनमें भी कहीं कहीं कुछ फर्क देखने को मिलता है? आइए हम जान लेते हैं। हमने एक चीज पहले ही जानी थी कि वो फेडरेशन जो होल्डिंग टुगेदर मेथड से बनती है, उसमें गवर्नमेंट के सभी लेवल्स को बराबर पावर नहीं होती है। इंडिया के भी सभी स्टेट्स को बराबर पावर नहीं दी गई है। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। इनमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो उन्हें संविधान की धारा 371 के अंडर दी जाती हैं, उनके इतिहास और सोशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। इन स्टेट्स को मिले स्पेशल पावर्स में
एक बात तो यही होती है कि यहाँ के लोग जो काफी वक्त से यहाँ रह रहे हैं, उनकी जमीनों की सुरक्षा रहे। इसके साथ ही उनका कल्चर सुरक्षित रहे, सेफ रहे और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें प्रेफरेंस हो। भारत देश के और नागरिक जो उस जगह के नहीं हैं, वो वहां जमीन भी नहीं खरीद सकते। इसी तरह के स्पेशल प्रोविजंस कुछ और स्टेट्स को भी मिलते हैं। इंडियन यूनियन के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ही कम पावर है। ये ऐसे हिस्से हैं जो कि जियोग्राफिकली बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि इन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता और इन्हें किसी दूसरी स्टेट में शामिल भी नहीं किया जा सकता। इनकी हिस्ट्री, कल्चर और सोशल सिचुएशन को देखते हुए ये एरियाज हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। ये एरियाज जो हैं यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। इन टेरिटरीज को एक स्टेट की पावर नहीं मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन टेरिटरीज को चलाने के लिए स्पेशल पावर है। तो स्टूडेंट्स, देखा आप लोगों ने कितनी तरह से पावर बांटी हुई है हमारे देश में। इसी पावर के बंटवारे की वजह से हमारा देश इतने अच्छे से चल पा रहा है। हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का बंटवारा ही हमारे संविधान का बेसिस है। इसी पर हमारे देश की व्यवस्था टिकी हुई है। इसमें चेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारे देश की पार्लियामेंट खुद से इसमें चेंज नहीं कर सकती। इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है और उसके बाद भी ये लागू नहीं होता। उसके बाद भी कम से कम आधे स्टेट्स के लेजिस्लेचर इस पर अग्री करें तो ही इसे लागू किया जा सकता है। हमारे देश की जुडिशरी संविधान में हुए चेंजेस और उसके प्रोसीजर पर पूरी नजर रखती है। अगर कभी भी ऐसा हो कि पावर शेयरिंग को लेकर किन्हीं दो यूनिट्स के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करते हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही ये राइट है कि वो जनता पर टैक्स लगाकर रिसोर्सेस इकट्ठा करें और उन रिसोर्सेस से अच्छे से गवर्नमेंट चलाएं, सब काम अच्छे से करें और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। हमने अब तक फेडरलिज्म को ठीक तरह से समझ लिया, लेकिन किसी चीज को सिर्फ समझ लेना एक बात है और उसे प्रैक्टिस करना अलग। ऑन ग्राउंड फेडरलिज्म कैसे काम करता है, हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है। या फिर आपसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, तो अब हम ये समझेंगे कि आखिर फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। हमने संविधान में तो कई सारे प्रोविजंस बना दिए, लेकिन सिर्फ प्रोविजंस बना देने भर से देश वैसे ही काम तो नहीं करने लगता ना। ग्रास रूट लेवल तक कोई चीज पहुंचाना एक बड़ा काम है। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने में। फेडरलिज्म की आत्मा को आम लोगों तक पहुंचाने में इसका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म जैसे किसी भी मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए आम लोगों में वो फीलिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। जनता में डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, साथ रहने की भावना होनी चाहिए और शेयर्ड आइडियल्स को मानना चाहिए। उन शेयर्ड आइडियल्स पर जीने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी कोई भी मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हमारे देश में ये पॉसिबल हो पाया। इसमें पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाना। हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला और सबसे जरूरी कदम रहा है। हमारे देश में कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हमें तो पता ही है, तो उसे नजरअंदाज किए बिना फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अगर हम देश के पॉलिटिकल मैप को 1947 से देखें और अब 2019 से देखें, तो हम पाएंगे कि इसके अंदर बहुत से बदलाव हो चुके हैं। कई पुरानी स्टेट्स नहीं रही हैं और कई नई स्टेट्स बनाई गई हैं। कई स्टेट्स पहले से बड़ी हुई हैं, कई छोटी, और कई स्टेट्स का नाम भी बदला है। 1947 में कई पुरानी स्टेट्स के बॉर्डर्स बदल दिए गए हैं ताकि और नए स्टेट्स बनाए जा सकें। इसका रीजन सिर्फ इतना था कि जो लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रहें।
कई स्टेट्स ऐसी भी थीं जिन्हें लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बल्कि कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी के बेसिस पर बनाया गया, क्योंकि वहां लैंग्वेज से ज्यादा ये चीजें मैटर करती थी। इन स्टेट्स में नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड शामिल हैं। जब ऐसा पहली बार हुआ कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाई जाएं, तो कुछ लीडर्स को लगा कि ऐसा करने से हमारा देश कहीं अंदर से ही टूट ना जाए। इसी डर से कुछ टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का बंटवारा नहीं किया। लेकिन अब तक के हमारे देश के एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ है। इससे हमारा देश और ज्यादा एकजुट हुआ है और उन स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हुआ है। इसके बाद सेकंड है लैंग्वेज पॉलिसी। अब चूंकि लैंग्वेज इंडिया का इतना जरूरी सब्जेक्ट हमेशा से ही रहा है, तो लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर भी इंडिया का स्टैंड बहुत ही मायने रखता है। हमारे संविधान में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को जरूर हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, लेकिन हिंदी भी हमारे देश के सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। इसीलिए ही बाकी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने, बढ़ावा देने और रिकॉग्निशन देने के लिए कई सारे काम किए गए हैं। हिंदी के अलावा ऐसी 21 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। अगर कोई आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्जाम में बैठता है, तो वो इनमें से किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकता है। ये तो हो गई पूरे देश की बात, लेकिन देश के साथ साथ हर स्टेट की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जिसमें सारे सरकारी काम किए जाते हैं। इसके साथ साथ पूरे देश में इंग्लिश तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है ही। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने पर भी कई तरह के डिसएग्रीमेंट्स हमेशा से रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑफिशियल कामों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज 1965 में रोका जाना था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं, तो बचे हुए लोगों को इस पर आपत्ति हुई, क्योंकि उन्हें इंग्लिश ही आती थी, हिंदी नहीं। वो चाहते थे कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रहे। तमिलनाडु में तो ये मूवमेंट वायलेंट होने तक की नौबत भी आ गई थी। इसके बाद हुआ यही कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जारी रखने पर अग्री कर लिया। अब कई लोग इस फैसले को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये फैसला उन लोगों के फेवर में हुआ है जो एलीट लोग हैं और इंग्लिश जानते हैं। हालांकि अब भी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन सिर्फ प्रमोट करना ही। गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज के यूज को लेकर किसी पर भी दबाव नहीं बना सकती। इस तरह लैंग्वेज के बेसिस पर इतना अलग होने के बावजूद भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की समझबूझ और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हमारा देश लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बटा। फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे देश की दो सबसे बड़ी गवर्नमेंट्स हैं। तो इन दोनों के रिश्तों को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जानते हैं सेंटर और स्टेट के रिश्तों को, और ये भी कि ये कैसे फेडरलिज्म में कंट्रीब्यूट करता है। और यही हमारा थर्ड पॉइंट भी है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिश्ते ही फेडरलिज्म की नींव हैं। इन दोनों के रिश्ते ने ही फेडरलिज्म को आज यहां पहुंचाया है हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने भर से ही नहीं होता। उस लिखे हुए को फॉलो किस तरह से किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। रूलिंग पार्टीज और लीडर्स कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे फेडरलिज्म के अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं, उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। और अगर वो इस अरेंजमेंट को फॉलो न करें, तो ये फिर हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी है कि इस फेडरलिज्म के आइडिया को फॉलो नहीं किया गया। आइए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ। हमारे देश में एक लंबे टाइम तक सेंटर और स्टेट में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रही थी। इसका नतीजा ये रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने हर मामले में ही सेंटर का ही साथ दिया। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी वैसा किया।
अपने एरिया की नीड्स और अपने राइट्स एकदम साइड में रख दिए। एक टाइम ऐसा भी आया था जब सेंटर में अलग गवर्नमेंट रही और स्टेट्स में अलग। उस वक्त ऐसा हुआ कि सेंटर में काम कर रही पार्टी ने स्टेट की गवर्नमेंट को दबाने की बहुत कोशिश की। अब चूंकि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावर मिली है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी करना चाहा। इस तरह के इंसिडेंट से फेडरलिज्म की स्पिरिट को बहुत चोट पहुंची। इन दोनों ही इंसिडेंट से फेडरलिज्म के आइडिया को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन 1990 के बाद सब कुछ बदल गया और इसका मेन रीजन ये रहा कि इस दौरान देश के कई स्टेट्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनी। इससे यह हुआ कि सेंटर में किसी भी गवर्नमेंट को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई और गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें कई पार्टीज के साथ अलायंस करना पड़ा। इस अलायंस में कई सारी रीजनल पार्टीज भी थीं। उनके साथ मिलकर ही सेंटर में गवर्नमेंट बनी। इस तरह बनी गवर्नमेंट को पता है क्या कहते हैं? कोअलिशन गवर्नमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोअलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि कोअलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। इससे हमारे देश को बहुत फायदा हुआ। इसकी वजह से हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग का कल्चर आया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी की इज्जत करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट का दखल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अब स्टेट गवर्नमेंट को दबाना मुश्किल हो गया। तब से लेकर अब तक फेडरलिज्म के मॉडल में बहुत सुधार आया है। देखा आप सब लोगों ने कितनी बड़ी जर्नी रही है हमारे देश में फेडरलिज्म की। इसमें कई सारी मुश्किलें भी हमें आईं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश ने अब तक इसे बहुत अच्छे से अपनाया है। जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले बात की, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बेसिस रहा है हमारे देश में स्टेट्स के बंटवारे को लेकर। अब जब ये इतना ही बड़ा आधार या बेसिस रहा है, तो थोड़ी बात इस बारे में भी कर लेते हैं कि आखिर हमारे देश में लैंग्वेजेस कितनी तरह की हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें तो पाएंगे कि हमारे देश में 1300 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। बाद में हालांकि इनमें से कई लैंग्वेजेस को एक साथ एक मेजर लैंग्वेज के ग्रुप में डाल दिया गया, जैसे कि भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी। और कई लैंग्वेजेस को हिंदी भाषा के अंदर ही माना गया। इस तरह की ग्रुपिंग के बाद भी सेंसस ने 121 मेजर लैंग्वेजेस को माना, यानी कि एक देश और 121 भाषाएं। इन 121 में से 22 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जोड़ा गया और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया। बाकी को अनशेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा गया। लैंग्वेजेस की बात करें तो हम पाएंगे कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर इतनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कोई भी लैंग्वेज हमारे देश में मेजॉरिटी की मदर टंग नहीं है। हर स्टेट में और स्टेट के अंदर भी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। सबसे ज्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मदर टंग है। अगर हम इसमें से मदर टंग वाले एंगल को हटा भी दें और उन लोगों को भी जोड़ लें जिनकी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, तो भी पाएंगे कि टोटल नंबर 50 तक नहीं पहुंचा है। अगर इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ 0.02% लोगों की ही मदर टंग इंग्लिश है। 11% लोगों की सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कितने प्रतिशत लोगों की मदर टंग हिंदी है, तो 44%। और इंग्लिश कितने परसेंट लोगों की मदर टंग है? 0.02%। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज आपको पता है कौन सी है? बंगाली, 8.03%। ये तो हो गई भाषा की बात, जो कि हमारे देश के फेडरल सिस्टम का एक बहुत बड़ा और जरूरी पॉइंट रहा है। लेकिन क्या सिर्फ फेडरल सिस्टम का मॉडल ही काफी रहा है इंडिया जैसे इतने बड़े देश के लिए?
या फिर इसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ा? आइए जानते हैं। अभी तक तो हमने 2 लेवल्स की ही गवर्नमेंट की बात की है ना? तो क्या ये बहुत है हमारे देश के लिए? हमारे कई स्टेट्स तो यूरोप के कई देशों से भी काफी बड़े हैं, और बड़े होने के साथ ही इनमें रहने वाले लोग भी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन आदि कई मामलों में बहुत अलग अलग हैं। इसलिए पावर शेयरिंग सिर्फ सेंटर और स्टेट में भी नहीं, स्टेट के अंदर भी करने की जरूरत महसूस हुई। इसकी वजह से सेंटर और स्टेट के अलावा एक तीसरे लेवल पर भी गवर्नमेंट बनी, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा गया। पावर के इसी बंटवारे को डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। तो बच्चों, किसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन? जब पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? क्यों सेंटर और स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है? इससे क्या फायदा होता है? आइए जानते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका निपटारा लोकल लेवल पर ही हो जाए तो सभी के लिए अच्छा है। अगर छोटा एरिया है तो वहां पर ज्यादा फोकस होकर काम किया जा सकता है ना? वहां पर कोई लीडर है तो उसे अपनी लोकेलिटी की सभी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से पता होती हैं, क्योंकि एरिया कम है। अब चूंकि एरिया छोटा है तो एक लीडर को यह भी ज्यादा अच्छे से पता होता है कि कितना पैसा कहां खर्च करना है। इसके साथ ही एरिया कम होने की वजह से ज्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही तो डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है, डिसीजन मेकिंग में सभी का पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नमेंट इस पार्टिसिपेशन के मौके लोगों को देती है। हमारे इतने बड़े देश में तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत और ज्यादा है, ताकि हम इतने सारे लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकें। नहीं तो बहुत से लोग हमारे देश की पॉलिटिक्स से कटे हुए ही रह जाएंगे, क्योंकि हर 5 साल में वोट डालने के अलावा और क्या ही तरीका रह जाता है लोगों के पास डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का। और डिसेंट्रलाइजेशन यही पार्टिसिपेशन के मौके जनता को देता है। इंडिया में कई अटेम्प्ट्स हुए हैं पावर को गांवों और शहरों में डिसेंट्रलाइज करने के। हम जानते ही हैं कि गांवों में पंचायत होती है और शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होती है, लेकिन ये दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होती हैं। लोगों का इनमें उस तरह से सीधा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इसीलिए इंडिया में अब तक उस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आ पाया है। लेकिन इस डायरेक्शन में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत बनाना भी एक बड़ा कदम रहा है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हमारा पहला और मेजर स्टेप रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ये मेजर स्टेप 1992 में लिया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट डेमोक्रेसी के थर्ड टियर को और ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए किया गया। इस अमेंडमेंट के अंदर कई चीजें ऐड की गईं, जैसे सबसे पहले तो ये कि अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए भी रेगुलर इलेक्शन होंगे। इसके साथ ही इनमें एग्जीक्यूटिव हेड्स की पोजीशन के लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी। इससे सोसाइटी में पिछड़े लोगों को भी लोकल गवर्नमेंट से जुड़ने के मौके मिलेंगे। सभी पोजीशंस में से 1/3 पोजीशन वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शन के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा। इस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ शेयर करनी है। इसके साथ ही रेवेन्यू भी शेयर करना है, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। अब ये पावर और रेवेन्यू कितना शेयर करना है, ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकता है। इसी के साथ हमारा फेडरलिज्म टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।